नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम कवर कर रहे थे हमारा पार्ट 5, जो सबसे ज़्यादा लेंथी भी है और इसके बस आज लास्ट ये टॉपिक रहेगा। ठीक है। और पार्ट 5 बात करता है किसके बारे में? संघ सरकार। ठीक है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ? 52 से लेकर 151। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोला जाता है। ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कैसी बॉडी है ये ध्यान रख लेना। एक ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब स्वतंत्र प्राधिकरण है। ठीक है। स्वतंत्र है, किसी के अंडर काम नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो इसे बोला जाता है सार्वजनिक धन का संरक्षक बोला जाता है, गार्जियन बोला जाता है पब्लिक पर्स का। ठीक है। मतलब सरकार का, मतलब जो भारत की जनता का जो पैसा है ना, उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस उसके ऊपर नज़र रखने का काम करता है। या एक तरह से जो एक लाइन में बोलूँ तो सरकारी खातों के ऊपर नज़र रखने का ये काम करता है। तो वो देखो इन वन लाइन में बोला है, तो कैग का काम यह देखना है कि सरकार जनता के पैसे का सही जगह और सही तरीके से इस्तेमाल कर रही है, खर्च कर रही है अथवा नहीं कर रही है। बस यही काम होता है किसका? कैग का। ये कैग जो है ये मनी इशू नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ ये जांच करता है कि सरकार को जो पैसा मिला है खर्च करने के लिए, वो उस पर्टिकुलर काम के लिए कर भी रही है जो काम के लिए उसने मांगा है, या फिर नहीं मांगा। बस ये काम होता है इसका। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ? 148 से लेकर 151 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में कैग के पद का, उसकी शक्तियों का और उस कार्य का, पावर एंड फंक्शंस का क्या करा गया है? डिस्क्रिप्शन किया गया है। ठीक है। नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो कैग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। शपथ कौन दिलाएगा इसको? ओथ कौन दिलाएगा? तो शपथ भी इसको कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति साहब ही दिलाएंगे, प्रेसिडेंट साहब ही दिलाएंगे। ठीक है। तो सेम जी, अमूमन जो भी हमारी, जिसका भी जो हमारी, देखो एक तरह से अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो ये जो टॉपिक है हम पता कब पढ़ते हैं? जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ते हैं, संवैधानिक निकाय पढ़ते हैं। अब वो क्या होता है कि ऐसी कोई भी बॉडी होगी, ऐसी कोई भी निकाय होगा जिसका जो वर्णन होगा कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, उसको ही बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। अब जो ये CAG है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये इनका वर्णन कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो फिर ऑटोमेटिक क्या हो गए? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होगी। अब जब भी कोई संवैधानिक पद आएगा तो उसकी नियुक्ति के बारे में, तो हमेशा ही नियुक्ति उसकी की जाएगी किसके द्वारा? मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। और उनको शपथ भी कौन दिलाता है? फिर प्रेसिडेंट। तो बस वन लाइन में याद रखना कि कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी अगर पद की नियुक्ति आ रही है तो प्रेसिडेंट करेगा, और ओथ भी वो किसके सामने लेगा? फिर प्रेसिडेंट के सामने ही लेगा। ठीक है। कार्य और सेवा शर्तें क्या हैं इनकी? टेन्योर। ठीक है। और इनकी जो सर्विसेज की कंडीशन है उनके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो टेन्योर होगा, इसकी जो अवधि होगी वो क्या होगी? या तो 6 वर्ष होगा या फिर 65 वर्ष की आयु तक। दोनों में से जो पहले होगा वही चीज़ इंप्लीमेंट की जाएगी। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। ठीक है। यहाँ समझाने की मेरे को कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आती है हटाने की प्रक्रिया। ठीक है। तो रिमूवल प्रोसेस। तो इन्हें वैसे ही हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया, उसका वर्णन कहाँ किया गया है? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 1968 में किया गया, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब देखो वर्तमान में, जैसे अगर आप करंट अफेयर वगैरह पढ़ रहे होंगे तो क्या आएगा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी उनके पद से हटाने के लिए क्या लाया गया है? महाभियोग लाया है। उन्हें भी कैसे हटाया जाता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके लिए जैसे जैसे हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे ना, तो 3 तो हमने पढ़ लिए। अब कि क्वेश्चन आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जाएगा? तो जजेस इंक्वायरी एक्ट, ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे हटाया जाएगा। अगर लोकसभा से हटाने संबंधी प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं तो कितने सदस्यों का सपोर्ट लगेगा? राज्यसभा से लेकर आ रहे हैं तो कितने सदस्यों का सपोर्ट लगेगा? अब जो हमने प्रस्ताव प्रपोजल दिया है किसको? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया फिर क्या बनाई जाएगी? 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई जाएगी। इन 3 सदस्यों में कौन कौन होंगे? या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा, या किसी एक हाई कोर्ट का क्या होगा? चीफ जस्टिस होगा, या फिर क्या होगा? एक ज्यूरिस्ट होगा। ठीक है। तो ये वाली चीज़ें है ना, तो बस सेम ही चीज़ है किसके लिए भी?
कैग के लिए भी सेम है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाने संबंधी सेम ही प्रोसेस का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा मेरी तरफ से क्या था, करंट अफेयर का था कि कैसे लिंक करना है चीज़ों को। ठीक है, तो किस किस को, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना है तो उसके लिए भी सेम प्रक्रिया है, कैग को हटाना है उसके लिए भी सेम प्रक्रिया है, और किसको हटाना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है, तो इनके लिए भी कैसी प्रक्रिया आ गई, सेम। और इनके लिए जो प्रक्रिया वो कहाँ लिखी गई है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ के हटे, बस हम सेम ही चीज़ है। मैं आई होप, उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग सबको याद होगा। ठीक है, और कौन सी मेजोरिटी लगेगी, विशेष बहुमत लगेगा। ठीक है, विशेष बहुमत का क्या कि पहले तो सदन की आधे से अधिक सदस्य होने चाहिए। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का, कि मतदान करने वाले दिन जितने भी सदस्य मौजूद होंगे उनका कितना 2/3 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं फ्रीडम की, स्वतंत्रता की। तो पद छोड़ने के बाद अगर इन्होंने एक बार पद छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया है या कार्यकाल पूरा हो गया है, तो यह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर क्या नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा, मतलब किसी भी सरकारी ओहदे को ये नहीं संभालेगा। ठीक है, तो इसका जो वेतन है कहाँ से दिया जाता है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। और हम पढ़ चुके हैं कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से दो तरह के खर्चे, एक पर वोटिंग होती है और एक पे वोटिंग नहीं होती है। तो अब अमूमन सी बात है भाई, सैलरी देनी है तो सैलरी के ऊपर क्या वोटिंग करवानी है। ठीक है, तो इसकी जो सैलरी आती है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से आएगी, और किस पर आती है, जिस पर कोई भी मतदान नहीं किया जाता, कोई भी वोटिंग नहीं की जाती। क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद बात करते हैं इसके पावर की, सॉरी इसके कार्यों की, इसकी ड्यूटी एंड पावर्स की। ठीक है, तो यह क्या करता है, तो कैग मुख्य रूप से 3 प्रकार के ऑडिट करता है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि इसका सिर्फ और सिर्फ क्या काम है, ऑडिट करना। ऑडिट करने का सिंपल सा मतलब है कि भाई जो पैसा सरकार ने मांगा है वो जिस काम के लिए मांगा है उसी पर खर्च हुआ है और सही ढंग से खर्च हुआ है या नहीं, बस इसकी जांच करता है। ये इशू करने वाला नहीं है। ठीक है, ये बस याद रखना। अगर ये मनी इशू करता होगा तो बात अलग होती, लेकिन ये इशू करने वाला, अब ये ऑलरेडी पैसा सरकार को मिल चुका है, बस अब उसकी जांच करेगा कि सही ढंग से किया गया है खर्च या फिर नहीं किया गया है। ठीक है, तो 3 तरह की जांच करेगा। पहले करेगा ये फाइनेंशियल ऑडिट, वित्तीय ऑडिट, क्या सरकारी खाते सही ढंग से मेंटेन है या नहीं है, पहले तो ये जांच करेगा। ठीक है, मतलब इसकी ऑडिट करेगा ये। फिर दूसरा आता है अनुपालन ऑडिट। ठीक है, कॉम्प्लायंस ऑडिट, क्या पैसा उसी काम के लिए खर्च हुआ है जिसके लिए आवंटित किया गया है। ठीक है, कि हमने बोल दिया कि रक्षा मंत्रालय को पर्टिकुलर काम करने के लिए 100 करोड़ अलॉट हुए हैं, अब इस 100 करोड़ को उसी काम के लिए इस्तेमाल किया गया है नहीं, बस इसी चीज़ को बोला जाता है कॉम्प्लायंस ऑडिट बोला जाता है। ये भी कौन करता है, कैग ही करेगा। फिर उसके बाद आता है निष्पादन ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट। ठीक है, ये क्या है, क्या खर्च किया गया पैसा कुशलता पूर्वक और कम खर्चीले ढंग से इस्तेमाल हुआ है नहीं हुआ है, तो देखो ये चीज़ भी आ गई। ठीक है, बस ये 3 तरह के ये क्या करता है, ऑडिट करता है। ठीक है, क्या खर्चा बचाया जा सकता था या नहीं बचाया जा सकता, तो ये वाली चीज़ इसमें क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो जो 2G घोटाले वगैरह हैं, कोल आवंटन जो मामला है, कोल का डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सारे के सारे जो हैं उजागर इन्हीं रिपोर्टों के द्वारा हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ऑडिट का इसका दायरा क्या होगा। ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो ऑडिट, इसके ऑडिट के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो भारत मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट की जो कंसोलिडेट फंड ऑफ कंसोलिडेट फंड है, संचित निधि है, से होने वाला सारा खर्चा इसके ऑडिट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फिर दूसरा आता है आकस्मिकता और पब्लिक अकाउंट। ठीक है, अब सरकार के पास, ठीक है, 3 तरह के फंड होते हैं। पहला होगा हमारे पास कंसोलिडेट फंड, दूसरा होगा हमारे पास कंटीजेंसी, जो आकस्मिकता, अचानक अगर देश में कोई आपदा वगैरह आ गई, इमरजेंसी के लिए ये फंड है, और तीसरा होता है हमारे पास पब्लिक अकाउंट फंड। ठीक है, ये तीनों ही ध्यान रखना, इनमें से अगर पैसा अलॉट हुआ है, इनकी जो ऑडिट है वो किसके द्वारा की जाएगी, कैग के द्वारा की जाएगी। ठीक है, मतलब तीनों जो खाते हैं, ठीक है, यही सरकार की तिजोरी का काम करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें से पैसा निकालना है तो सरकार को मंजूरी लगती है, किससे मंजूरी लेनी पड़ेगी, पार्लियामेंट से।
इसमें से पैसा निकालना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी किससे? प्रेसिडेंट से। अब देखो यहाँ भी सरकार को मंजूरी लेनी पड़ रही है, यहाँ भी सरकार को मंजूरी लेनी, कुछ तो ऐसा खाता होगा जहाँ सरकार को मंजूरी नहीं लेनी, बस वो होता है पब्लिक अकाउंट। ठीक है, पब्लिक अकाउंट का मतलब होगा कि सरकार को इस खाते में से किसी से भी मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल में यही सरकार का क्या है? पर्सनल पर्स, पर्सनल पर्स है। सरकार यहाँ बिना पूछे कितना भी धन क्या कर सकती है? यूज़ कर सकती है। लेकिन फिर उसकी क्या होगी? उसकी दायरा तो होगा, उसकी जांच की जाएगी कि सरकार ने पैसा तो लिया है, क्या उसी काम के लिए लिया है या फिर नहीं लिया है। हो गया क्लियर यहाँ तक? चलिए, फिर उसके बाद जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उन सब के खातों की जांच भी कौन करता है? कैग ही करता है। ठीक है, और ऐसी संस्थाएं जिन्हें सरकार से भारी मात्रा में क्या मिलती है? ग्रांट मिलता है, अनुदान मिलता है। जैसे अभी यूजीसी वगैरह है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है सरकार की, इन सबको अगर पैसा मिलता है तो इनके खातों की जांच भी कौन करता है? वो कैग ही करता है। तो कैग का बस एक ही काम है, सरकारी खातों की जांच करना। ठीक है, मतलब उन खातों के क्या करना है? ऑडिट करना है, क्या खाते सही ढंग से मेंटेन हुए हैं या नहीं हुए हैं, पैसा जो मांगा गया था पर्टिकुलर काम के लिए खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, क्या पैसा जो खर्च हुआ है वो जरूरत से ज़्यादा नहीं खर्च कर दिया, क्या उसे हम कम खर्च में, बस सिंपल सा याद रखना कि एक तरह से घर की मम्मी है। ठीक है, बस ये काम है इसका। फिर उसके बाद आती है रिपोर्ट जमा करने की प्रक्रिया। अब ये जब खातों की जांच कर लेगा तो फिर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। अपनी रिपोर्ट फिर ये क्या करेगा? किसको देगा? ठीक है, तो कैग अपनी रिपोर्ट सीधे संसद में नहीं, सीधे पार्लियामेंट के पास डिपॉजिट नहीं करेगा। तो सेंटर की है तो किसको सौंप देगा? प्रेसिडेंट को। स्टेट की है तो किसे सौंप देगा? वो राज्यपालों को सौंप देगा। बस ये इसका काम है, खुद नहीं। ठीक है, और फिर हमने एक कमेटी पढ़ी थी जिसका नाम था लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, तो अब इसकी जो रिपोर्ट होगी उसकी अब जांच कौन करेगा? पब्लिक अकाउंट कमेटी करेगी। ठीक है, तो संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट की क्या करती है? बारीकी से जांच करती है। इसलिए कैग को, ठीक है, क्योंकि उसकी सहायता कर रहा है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी की सहायता कर रहा है। कौन कर रहा है? कैग करता है। इसलिए कैग को लोक लेखा समिति का फ्रेंड बोला जाता है, फिलोसफर बोला जाता है, और गार्जियन मतलब उनको सही रास्ता दिखाने वाला बोला जाता है। ठीक है, तो मित्र हो गया, दार्शनिक हो गया, और मार्गदर्शक कहा जाता है। ये पॉइंट हमने वहां भी पढ़ा था। ठीक है, तीन जब हमने फाइनेंशियल समितियां पढ़ी थी ना, एस्टीमेट समिति, पैक समिति और पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बस उसमें से जो सेकंड वाली समिति है, ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? वो आएगा विपक्षी पार्टी, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? स्पीकर के द्वारा की जाएगी। तो कमेटियां भी याद होनी चाहिए। सदस्यों की संख्या इसमें कितनी? 15+7। ठीक है, तो ये वाली सारी की हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आधी ज़्यादा चीज़ें हम कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आ रही हैं, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ उस चीज़। हो गया क्लियर यहाँ तक? फिर उसके बाद आती है इसकी सीमाएं, इसकी लिमिटेशन क्या है। तो इसका जो काम है सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? ऑडिट करना है, और कोई काम नहीं है। मनी इशू करना, ठीक है, मतलब खर्च पर रोक नहीं लगा सकता है। हाँ, पैसा जितना मिला है बस यूज़ करते रहो जैसे चाहो, बस इसका काम ये है कि देखना हाँ उस काम के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कैग केवल खर्च होने के बाद ही क्या करता है? जांच करता है, मतलब ये पोस्टमार्टम करने का काम करता है। जहर खा लिया है, ठीक है, मृत्यु हो चुकी है, भाई क्यों हुई है, कैसे हुई है, बस ये जांच करेगा। ठीक है, और गुप्त सेवा व्यय, ठीक है, जो हमारी क्या होगी? खुफिया एजेंसियां होगी ना हमारी, तो उनके बारे में। तो जो हमारी खुफिया एजेंसियां होती हैं, जैसे रो हो गया, आईबी हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो गया, ठीक है, के खर्च के विवरण की जांच करने की कैग की शक्तियां क्या हैं? सीमित है। ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है कि हाँ सभी खातों की जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां होंगी, खुफिया जो एजेंसियां होंगी हमारी, ठीक है, इनको अगर मनी अलॉट किया गया है, ठीक है, तो इनके खातों में बस ध्यान रखना, जांच करने की जिसकी पावर होती है वो लिमिट होती है। एब्सोल्यूट नहीं है कि हाँ सभी खातों की ये जांच कर लेगा। ठीक है, उसके बाद ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है, कि बॉडी कौन सी पढ़ रहे हैं, आर्टिकल कहाँ से कहाँ है, कौन से पार्ट के अंतर्गत आ रहा है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, क्वालिफिकेशन का ध्यान रख लें। हमारे पार्लियामेंट में कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। टेन्योर एंड सैलरी, कितने वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, टेन्योर कितना होगा, ठीक है, सैलरी वगैरह कितनी होगी, पोस्ट रिटायरमेंट प्रैक्टिस कर सकता है नहीं कर सकता है, रिमूव कैसे किया जाता है कैसे नहीं, वो सारा यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और पब्लिक पर्स का ये क्या होता है? गार्जियन होता है। नो कंट्रोल ओवर मनी इशू, कि मनु इशू नहीं कर सकता है कि हाँ भैया मैं इशू कर रहा हूँ ये पर्टिकुलर काम के लिए इतना, ना ना ना,
वो काम ध्यान रखना सरकार का खुद का है। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो कौन सा है? वो कैग का ही है। ठीक है। और वर्तमान में जो हमारे कैग हैं उनका नाम है के संजय मूर्ति। ठीक है। बस एक बार चेक कर लेना कि चेंज तो नहीं हुए हैं। ठीक है। बस ये सारे का सारा, और इसी के साथ हमारा जो पार्ट 5 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम जो पार्ट पढ़ेंगे वो 6 पढ़ेंगे। अब देखो एक चीज़ मैंने शायद आप लोगों को जब पार्ट 5 शुरू करा तब भी बताया था कि पार्ट जब हम 5 पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसका ही जस्ट फोटोस्टेट या फोटोकॉपी है कौन सा? पार्ट 6। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा? संघ सरकार। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? राज्य सरकार के बारे में। ठीक है। तो अब हम इसको तेजी से कवर करेंगे क्योंकि जितना टाइम लगना था वो यहाँ लगाया हमने एक एक चीज़ में। तो अब जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा था एग्जीक्यूटिव, यहाँ भी सेम चीज़ पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव, लेकिन इस बार जो एग्जीक्यूटिव होगा किसका होगा? राज्य का होगा। अब एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत यहाँ हमारे पास पहला व्यक्ति कौन आया था? प्रेसिडेंट। यहाँ कौन आएगा हमारे पास? गवर्नर आएंगे। फिर यहाँ पर दूसरा व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट, और यहाँ पर ध्यान रख लेना वाइस गवर्नर वगैरह कोई पद नहीं होता। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास, यहाँ आया था पीएम, यहाँ कौन आएगा? सीएम। फिर यहाँ पर क्या आएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ भी हमारे पास आएगा स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ हमारे पास आया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ हमारे पास आएगा एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ हमारे पास कितने टॉपिक? 4। बस इनकी फोटोकॉपी ही है। ठीक है, कि यहाँ बस शब्द को रिप्लेस करना है। प्रेसिडेंट का जो शब्द है किससे रिप्लेस होगा? गवर्नर। और थोड़ी बहुत ही पावर में डिफरेंस आएगा, बस वो कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है।